किसान भाइयों सभी से मेरा नमस्कार। जिस खेत में हम खड़े हैं ये ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी अमृतसर, जिसके फाउंडर भगत पूरन सिंह जी और अभी जो उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर इंद्रजीत कौर हैं। इस पिंगलवाड़ा में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे जो लवारिस लोग हैं उनकी गिनती तकरीबन 1600 के करीब है, और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी 170-75 के करीब है। ऐसे बुज़ुर्ग भी रहते हैं। तो ये जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी 1300 के करीब का प्रबंध किया हुआ है। नकली अंग भी पिंगलवाड़ा सोसाइटी लगाती है, फिजियोथेरेपी सेंटर भी है, डेंटल चेयर भी है। और जो डेफ बच्चे हैं, जिसको गूंगे बड़े बच्चे बोलते हैं हम, वो बच्चों के स्कूल भी हमारे पास 4-5 जगह है। उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसी तरह ही 2006 से सुभाष पालेकर जी हमारे पास आए, तो ये लैंड हमारे पास थी, तो पालेकर जी के फार्मूले अनुसार हमने नेचुरल फार्मिंग यहाँ शुरू कर दिया। नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि बाज़ार से कुछ नहीं लाना, आपको शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा, आपके खेतों में ही सब कुछ है जो कुदरत ने दिया है। उससे परंपरागत खेती जो है वो हम गन्ने की खेती भी करते हैं, धान की खेती भी करते हैं, और सीज़न की जो सब्ज़ी है वो भी लगाते हैं। तो ऐसे जो हमारी जो यील्ड है दूसरी खेती से, जो फर्टिलाइज़र केमिकल वाली खेती है, उससे यील्ड हमारी बेसी आ रही है। ऐसे हमारे पास पॉपुलर का भी एक मॉडल है, ऐसे हमारे पास गेहूं का मॉडल भी है, ऐसे हमारे पास जो हम बासमती राइस लगाते हैं उसका भी मॉडल है। हम साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे कौ डंग है, कौ यूरन है, इसको पानी में मिक्स करके उसमें हम 2 दली दाल का आटा थोड़ा डाल लेते हैं, थोड़ा सा गुड़ या गन्ने का रस डाल लेते हैं, उसको हम जीव अमृत बोलते हैं। एक किसान वीरों को समझ लेना चाहिए कि जितने कीट हैं वो 85% हमारे मित्र कीट हैं और 15% हमारे दुश्मन कीट हैं। यदि हमारे खेत में 85% जिंदा है तो बाहर से हमें कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायुमंडल से पौधा जो है वो तकरीबन दिन भर में जितनी दिन सनलाइट रहती है वो खुराक कैप्चर करता है। जो सुभाष पालेकर जी अनुसार 98% खुराक वायुमंडल से पौधा कैप्चर करता है, और पत्तों द्वारा खुराक लेकर तने को दिया, तने ने रूट को दिया, रूट में जो बैठी हुई खुराक है उसके साथ ये मिलकर काम करता है। ऐसे केचुआ जैसे है, जिसको गुडोया हम बोलते हैं, नेचुरल गुडोया, वो दिन रात हमारे लिए काम करता है, ऊपर जाता नीचे जाता और शेक करेगा, उसमें ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन जाएगी, नाइट्रोजन जाएगी और नमी भी जाएगी। तो हमने जो केमिकल वाली खेती ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। लोगों को कैंसर हो गया, अंतड़ियाँ की बीमारी होगी और बहुत सी और बीमारी। जिंक है एक ज़रूरी तत्व है हमारी बॉडी के लिए, ऑल लिविंग थिंग के लिए है। पौधे के लिए भी जिंक की ज़रूरत है, फ्रूट के लिए भी है और मनुष्य के लिए भी है, ऑल लिविंग थिंग के लिए है। और जो जिंक है फास्फेट की इसके साथ दुश्मनी है। जहाँ फास्फेट हमने दिया वहाँ जिंक नेचुरल ख़त्म हो गया। नेचुरल जिंक ख़त्म हो गया तो ऑल लिविंग थिंग में जो संतान पैदा करने की प्रॉब्लम आ गई। हमारे इंसानों में जो टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया, ऐसे ही हमारे जो पशु है उनमें भी प्रॉब्लम आ गई। ऐसे कीट जो हमारे मित्र थे, पंछी हमारे मित्र हैं, तो ये तो हम सोचना पड़ेगा कि हमने आप जियो और दूसरे को जीने का मौका दो, ये तो हमें नहीं ना भूलना चाहिए। और कुदरत ने जो 84 लाख जून बनाया है, इसका सबका अलग अलग का काम उसने सौंपा हुआ है। चूहे का अलग काम है, बिल्ली का अलग काम है, तो ऐसे ही हमारे मित्र कीट हैं, दुश्मन कीट हैं, उन सब का अलग अलग काम है। लेकिन मनुष्य ने ये सोच लिया है कि इस धरती पर मैं अकेला रहूँगा और किसी को रहने नहीं दूँगा। अगर हमारे मित्र कीट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। आप जानते हो कि पॉलिनेशन कीट द्वारा होती है, और आप बोलते हैं कि कीट हमारे लिए फर्टिलाइज़र का काम भी करते हैं, और कीट जो है धरती को नरम भी बनाते हैं, पोली भी करते हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। अब क्या हो गया, हमने बर्गर खाना शुरू कर दिया, पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया, और जो फास्ट फूड है वो लेनी शुरू कर दी। पहले क्या होता था, उसमें गेहूं के साथ हम चना भी खाते थे, बाजरा भी खाते थे, मक्की भी खाते थे, और हमें कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या हुआ कि जितना हम मैदा खाएंगे, हाँ जी, जो गेहूं है इसमें जो हमारा जो तत्व हैं वो कम रह गए, हाँ जी, उसमें ग्लूटन की मात्रा बढ़ गई। जब हम मैदा खाते हैं तो ग्लूटन बेसी मिलता है, पूरी में भी ग्लूटन बेसी आ गया, पिज़्ज़े में भी ग्लूटन बेसी आ गया, और जो मट्ठी खाते हैं हम, जो वो बेसन के बने हुए मटर खाते हैं, ऐसे मतलब ग्लूटन की मात्रा बेसी हो गई। अब जब ब्याह शादी में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि 500 रुपया सगन दिया लड़की लड़के को तो 700 का खाएंगे, और पेट को तो डस्टबिन बना दिया, और ये प्रॉब्लम हमें आ गई। बहुत सी बीमारी, शुगर आ गई, अंतड़ियाँ की बीमारी आ गई। सोचने वाली बात यह है कि परंपरागत खेती
ही हमारा एक हल है, जो सुभाष पालेकर जी ने और बहुत से वैज्ञानिक हैं, सुरेश देसाई जी हैं, इन्होंने जो हमें सिस्टम दिया है इतनी खोज करके कि हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कीट को रोकने के लिए हमारे पास नीम का पत्ता है, कनेर का पत्ता है और इसका जामुन का पत्ता है, और उसमें हम सड़क पर उगी भंग है, गार्लिक है, इसको मिक्स करके हम उसको उबाल कर पानी में उसकी स्प्रे कर सकते हैं। हमने बुक्स भी बहुत सी बांटी है लोगों को, कई हज़ार, उसमें लिखा हुआ है कि इसको उबाल कर पानी मिलाकर स्प्रे करेंगे तो कीट आपकी फसल का नुकसान नहीं करेंगे। और फिर हम बाहर से केमिकल क्यों ला रहे हैं? कितना पैसा मोनसेंटो, सिजेंटा, एक्सल, बायर, ये बड़ी कंपनी है, इनका बड़ा बड़ा बजट है, तो ये हम देश से पैसा छीन कर हमारे से ले जा रहे हैं। किसान तभी बचेगा अगर वो बाज़ार में नहीं जाएगा, क्योंकि किसान जो है उसकी दिन रात की 24 आवर जॉब है, क्योंकि हर एक आदमी की, चाहे वो जॉब में है, उसकी तो एक पीरियड है, 9 से 5 है, जो 5 से 9 है, तो किसान का कोई पीरियड नहीं है, उसको 24 आवर काम करने पड़ता है। और उसकी इतनी मेहनत है, और इतनी मेहनत होने के बावजूद भी किसान की हालत इतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किसान 2 मर गया, 4 मर गया। क्यों मर गया? छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका दिल नहीं करता कि मेरे बच्चे बाद में रोएं करलाएं और मैं तो जा रहा हूं, और उसने कुछ ना कुछ जहर जहरीली वस्तु पी ली, क्योंकि वो दुखी है। और मैं तो बेनती करता हूं सबको और सरकारों को भी कि किसान की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आपका अन्नदाता किसान है, कीड़ी से लेकर हाथी तक। मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? कीड़ी बहुत छोटी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है। सभी ने खुराक जो है धरती से लेनी है, और उन सब का शेयर है इस धरती में, और किसान काम करता है और बहुत सारी जाति प्रजाति को खाने के लिए वो दे रहा है, उसकी फूड प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए किसान की ओर ध्यान देना, जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पॉलिटिकल लोग हैं और साधु संत हैं, सबका फ़र्ज बनता है कि किसान को कैसे बचाना है, और किसान के जो साथी पशु पंछी है उनको कैसे बचाना है। पेड़ पौधे जो है वो हमारी समय की नहीं, ये हमारी जब दुनिया धरती बनी तो पहले वनस्पति बनी, फिर इंसान आया। वनस्पति में ही हमारी साहब जो मेडिसिन थी वो थी, और मेडिसिन कीट भी ले रहा है, पंछी भी ले रहा है, ये मालूम होना चाहिए। तो हमारे मित्र वो मक्खी जो है शहद की, वो मर गई, कितना नुकसान हो गया। ऐसे हमने सबको बचाने की कोशिश करनी है कि हम आप भी बचें। और नेचुरल फार्मिंग ही एक ऐसा साधन है, चाहे हम इंडिया में बैठे हैं, चाहे कनाडा अमेरिका में बैठे हैं, सभी को फूड की ज़रूरत है, और स्वस्थ फूड सबको चाहिए। स्वस्थ फूड नेचुरल सिस्टम से ही हम दे सकते हैं। मेरी फिर हाथ जोड़कर किसान भाइयों को बेनती है कि नेचुरल फूड जो है वो ही हमें पैदा करनी चाहिए, और ऑल लिविंग थिंग की जो नीड है वो नेचुरल फूड है। पशु पंछी, कीट, मनुष्य, इंसान है, और बहुत से जो हमारे साथी जानवर बड़े हैं, जैसे हाथी है, जैसे शेर है, जैसे चीता है, ये सारे हमारे साथी जानवर हैं, और इनको भी स्वस्थ फूड चाहिए। अगर वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा तो उनके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, वनस्पति के लिए भी मुश्किल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ऑर्गेनिक और नेचुरल का फ़र्क क्या है? ऑर्गेनिक और नेचुरल, जो ऑर्गेनिक है, जो हमारे जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये इनका शब्द है। वैसे तो शब्द है नेचुरल, कुदरत। कुदरत क्या है ये तो हम सब जानते हैं। अगर हमने 1 लीटर पानी का छिड़काव करना हो तो पहले मोटर चलाएंगे, टूटी से टैप से पानी लेंगे, और कुदरत ने कितने लाख लीटर पानी फेंकना है, तो वो नहीं सोचता कि गरीब के ऊपर फेंकूंगा, अमीर के ऊपर नहीं फेंकूंगा, अमीर के ऊपर फेंकूंगा, गरीब के ऊपर नहीं फेंकूंगा, नहीं। उसके लिए सभी एक है। जो नेचुरल सिस्टम है खेती का, जो सुभाष पालेकर जी का फार्मूला है, और यही एक फार्मूला है। हमें ऑर्गेनिक कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें यही कहना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग, जहाँ खेत में ही किसान को सब कुछ मिलता है, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। किसान यदि बाज़ार जाएगा तो उसकी लूट होगी, जो हो रही है। कंपनियां लूट रही हैं, मुझे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो खेत में है, अगर हरी मिर्ची चाहिए, हमने छिड़काव करना है तो खेत में है। अगर हमें देसी अंग्रेजी अक चाहिए तो खेत में है। भंग चाहिए तो रोड साइड पर है। हमें कनेर का पत्ता चाहिए तो वो भी हमारे पास है। जामुन का पत्ता चाहिए तो वो हमारे पास है। ऐसे हमारे पास जैसे गाय है, गाय जो हमारी देसी परंपरागत इंडियन गाय है,
आपको ये भी मालूम है कि हमारी इंडियन गाय में ब्राज़ील में कंपटीशन हुआ दूध निकालने का, और 68.9 लीटर दूध वहाँ दिया। गिर गुजराती गाय जो है, अगर हमारी गाय इतना दूध देती है तो हमें होस्टन जर्सी की ज़रूरत क्या है, हम क्यों लाए? हमारे मौसम के अनुसार वो तो फिट नहीं है, वो सर्दी वाले देशों में रहने वाला पशु है, हमारे इधर रहने वाला पशु नहीं। हमारे तो 45-47 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में चला जाता है तो उसकी बुरी हालत हो जाती है। अगर ऑक्सीजन इतनी पोल्यूटेड कर दिया तो क्या पीठ में गैस सिलेंडर रख कर चलेंगे ऑक्सीजन का? नहीं चलेंगे। पानी कहाँ से लाओगे? बनौटी पानी कहाँ से बनाओगे? तो ये सब सोचने वाली बात है कि भगवान ने हमारे पैदा होने से पहले क्या क्या पैदा किया और हमें क्या क्या संभाल रखना है, इसको नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचाना है, ये हमारी ड्यूटी है। जो पेड़ है ये नेचुरल जैसी हैं, तो पेड़ हमने काट दिया और जो हमारी ज़रूरत थी हमने ट्रैक्टर ले आए, बल्द का हल चलाना ख़त्म कर दिया। मतलब कहने का भाव भी किसान, आज का किसान पहले वाला किसान नहीं रहा। किसान का बच्चा खेत में काम करने को तैयार नहीं है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं गेहूं की कटाई भी की है, धान की कटाई भी की है, थ्रेशर में मैंने वो गेहूं को कट भी किया है। और आज मेरा लड़का ये काम नहीं करेगा, मैं उसको बोलूँगा, बोलेगा नो नो ये कोई धंधा नहीं है, मैं नहीं काम करूँगा, ये मैं तो विदेश में ही भागूँगा। तो बात ये है कि वर्क इज वर्शिप, काम पूजा है, जिसको हम भूल गए। वर्क इज वर्शिप अगर ये हमें याद रहे तो काम जो किसान खेत में करते हैं आज भी उनका जीवन अच्छा है। दूसरी ओर किसान का जो खेती होती है, गवर्नमेंट सेक्टर को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसान की खेती लागत तो ये है और मंडीकरण में इतना घाटा पड़ गया, चाहे उस घाटा का भरपाई सरकार करे या फिर कोई सरकार की एजेंसी करे, किसान को घाटा नहीं आना चाहिए। दूध में, दूध जैसे है 50 रुपये केजी खर्चा आता है किसान का दूध पैदा करने का 1 लीटर का, और जो रेट है वो दूध का है 26 से 27 रुपये, तो 24 रुपये कौन देगा किसान को? बात ये है, किसान को दूध पैदा करने में घाटा है। अगर वो मटर पैदा करता है, आलू पैदा करता है, उसका रेट डाउन चला जाता है। तो किसान जो है वो, जैसे मैं ये भी कह दूंगा कि जो बड़ी मशीनरी आई, पहले हैप्पी सीडर है, रोटावेटर है, हाँ जी, ड्रिल है, सी ड्रिल। तो पहले हमारे पास 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर था, 25 हॉर्स पावर ट्रैक्टर था। अब इतनी बड़ी जो मशीनरी आ गई, 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर, 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर उसको खींचता है। तो 5 एकड़ वाले को 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर खरीदना पड़ा और 10 एकड़ वाले को भी खरीदना पड़ा। और छोटी मशीनरी किसने बनानी थी? मैंने बनानी थी या आपने बनानी थी या किसान ने बनानी थी? ये गवर्नमेंट को इसमें कंट्रोल करना चाहिए कि छोटी मशीनरी जो है, छोटे ट्रैक्टर से, जो छोटा ट्रैक्टर है वो पंजाब में से कुआड़ी बाज़ार में चला गया और किसान ने कर्जा लेकर बड़ा ट्रैक्टर ले आए। उसकी मजबूरी है किसान की। और सही मायने में किसान देवता है। देवता क्यों है? क्योंकि 24 आवर काम करना पड़ता है उसको। आंधी भी आई, बारिश भी आए, ओले भी पड़े, और किसके ऊपर पड़े? किसान के ऊपर। उसके पास कोई इतनी बड़ी छतरी नहीं है जो 10-20 एकड़ में छतरी तान देगा, उसमें ओला नहीं पड़ेगा। आपको घर में, बाज़ार में आपकी दुकान है, आप तो छतरी तान लेंगे, लेकिन किसान छतरी नहीं तान सकता। नेचर के साथ उसका बहुत बड़ा रिलेशन है। कभी कभी इतना नुकसान उसका हो जाता है जिसकी भरपाई हो नहीं सकती। इसलिए मैं सरकार को भी बेनती करूंगा कि किसानी की और प्रोसेसिंग यूनिट ये बहुत ज़रूरी है। मालवा में किन्नू होता है, गंगानगर साइड, फाजिलका, अबोर, मलोट, मुक्तसर, किन्नू का प्रोसेसिंग होना चाहिए। हर 100 एकड़ बाद प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। सरकार नहीं लगा सकती तो विदेशी कंपनी जहाँ अपनी प्राइवेट कंपनी लगा सकती है। इधर जहीं खड़े हो आप, अमृतसर में और गुरदासपुर का कुछ एरिया जहाँ नाशपाती होती है जो साउथ में बिकती जाकर, इधर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अगर ये लीची इधर होती है गुरदासपुर, हुशियारपुर में, तो उधर प्रोसेसिंग यूनिट आ सकता है, मक्की के ऊपर आ सकता है। अगर आलू किसान का है तो छोटा सा है, रेडी वाला भी नहीं लेता, कस्टमर भी नहीं लेता और वो फेंक देता है। अगर वही लिफाफे में चिप्स बन जाए तो 20 रुपये का हो जाता है। ये बात है कि हर जगह प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। जो किसान है उसको पैसा आएगा, स्टेट को रेवेन्यू आएगा। ये क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। ये किसान के तरक्की का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया है कि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है हमारे पास।
अगर गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, सरकार नहीं लगा सकती, तो प्राइवेट एजेंसी को दे देना चाहिए, वो लगाएंगे। लेकिन किसान का नुकसान तो नहीं होगा ना, किसानों को दे देते हैं। किसानों को दे दें। हाँ, वही अपना और दूसरी लास्ट मेरी बेनती किसान भाइयों को है कि हमें जो अपनी दुश्मनी है, भाई को भाई समझना चाहिए, पड़ोसी को पड़ोसी समझना चाहिए। गांव को गांव का अगर मुखिया है तो वो लायक आदमी को मुखिया बना दे। हमको इधर उधर की पार्टी छोड़कर एक सियाना आदमी गांव का मुखिया बन जाए तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़िंदा हो जाएगी, हमारे गांव की डेवलपमेंट भी हो जाएगी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाएगा, हमारे मेडिकल लाइन में भी सुधार आ जाएगा, और लोग काम करने लगेंगे कि ये सरपंच साहब जो है ये हमारा दिन रात ध्यान रख रहे हैं। तो यदि हम तो पार्टीबाजी में पड़ गया, शिंगारा सिंह इस पासे है, प्यारा सिंह इस पासे है, तो दोनों में ऐसे है, तो इसका दूसरे लोग नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जितनी देर किसान भाई को भाई नहीं समझेगा, मिल बैठकर नहीं काम करेंगे। पहले ज़माने में जब गेहूं की कटाई होती थी 20 से 50 लोग कटाई करते थे, वहाँ ढोल भी चलता था, वहाँ चाय भी चलती थी, नाच गाना भी होता था और कटाई भी होती थी खुशी खुशी। अब वो ख़त्म हो गया। जैसे ब्याह होता था गांव में, और हमारे ही परिवार के मेंबर जो हमारे जो रिलेशन वाले हैं वही सब्जी पैदा कर रहे हैं, वही आटा बना रहे हैं, वही रोटी बना रहे हैं, वही मिठाई बना रहे हैं। अब क्या बड़े बड़े मैरिज पैलेसों में जाना होता है। हाँ जी, तो बहुत महंगा पड़ गया, खर्चा बहुत पड़ गया, क्योंकि समय ने ऐसी करवट ली, हमारी आमदन कम होगी, खर्चा बढ़ गया, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम आ गई। सो मेरी बेनती है कि जितनी देर भाई मिलकर नहीं बैठेंगे और उतनी देर बात नहीं बनेगी। इजराइल की हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, कलेक्टिव खेती है, वहाँ गाँव को आधार मानकर खेती की जाती है। हमारे गाँव में 5 ट्रैक्टर चाहिए तो 50 हैं। ट्रैक्टर ने मिट्टी इधर उधर करनी है, रात कर लो, सवेरे कर लो, अर्ली मॉर्निंग कर लो, तो एक ट्रैक्टर अगर हम 4 से 5 घर क्यों नहीं चला सकते। और 3 भाई हैं तो 3 ट्रैक्टर हैं, पिता का 1 ट्रैक्टर था, ठीक बात है ना। अगर 4 भाई हैं तो 4 ट्रैक्टर है, पिता का 1 ट्रैक्टर था, लैंड तो वही है, ज़मीन वही है, तो ट्रैक्टर हमारे पास 4-5 आ गए एक फैमिली में, तो खर्चा तो बढ़ गया। सोचने वाली बात है। और मेरी यही बेनती है कि मिल बैठकर ही मसला हल हो सकता है। भाई भाई में प्यार हो, पड़ोसी से प्यार हो, सारे गांव का प्यार हो, आपस में नफ़रत नहीं हो, और सब समस्या हल है। और गुरबाणी जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है वो फरीद साहब के श्लोक हैं, तो फिर हमें कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, फरीद साहब ने तो बोल दिया है ना। हाँ जी, तो जो आपको सुन मारते हैं उसको आप पत्थर मत मारो। तो हमें मिल बैठकर ही समझौता करना चाहिए। मेरा सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।